हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत दुआओं, नेक तमन्नाओं और पुरखलूस जज्बात के साथ मेरी तरफ से आप सबको व माय फैमिली ईद उल अज़हा मुबारक। आज 17 जून 2024 है। यकीनन आज मुसर्रत का मौका है, लेकिन अफसोस कि यही मुसर्रत फ़लस्तीनी बहन भाइयों और यतीम बच्चों से कोसों दूर है। जिस तरह इमाम आज़म खुतबा हज में फ़लस्तीनियों को नहीं भूले, बल्कि उनके लिए मखसूस दुआ करवाई गई, आप भी इसी मुसर्रत मौका पर उन्हें याद रखिए और उनके लिए दुआएं करें और उनकी सितम ज़रीफ़ी का तसव्वुर करें। अब हम डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स हैं, 2 का खुलासा पेश करूंगा और फ़लस्तीन वाला तफसील से पढ़ेंगे। आज की अहम बात, आज के डॉन एडिटोरियल के टॉपिक्स और ओपिनियंस की PDF तैयार की गई है, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में, जो इसी नाम से है लर्न इंग्लिश विद आबी, उसमें शेयर करूंगा और उसका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप वहाँ से PDF हासिल कर सकें। आज का पहला टॉपिक है प्राइस बॉम्ब्स। इसका मतलब है कीमतों के बम। जैसा कि टाइटल बता रहा है कि हुकूमत कीमतों के बम गिरा के अवाम का हशर नशर करने जा रही है। खुलासा ये है, ये वही चेहरे तो हैं जो आज हुकूमत में नज़र आते हैं कि जो कल बिजली के यूनिट में सिर्फ 1 रुपए के इजाफा पर आह वो बकाह किया करते थे, सीने पीटते थे, एहतजाज करते थे, हुकूमत को धमकियां लगाते थे। कैसा वक़्त बदला है। टैक्स के बम गिराकर कहते हैं अभी मज़ीद उनकी जेबों से पैसे निकलवाने हैं। बिजली की असल कीमत में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। तकरीबन 28 रुपये वाला यूनिट कमोबेश 36 रुपये में पड़ेगा। कुल मिला के मिडिल क्लास वाले तकरीबन 70 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल अदा करेंगे। ये सब IMF से लोन लेने के लिए किया गया ताकि मुल्क 1-2 साल मज़ीद चल सके। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने सनत वालों के लिए तकरीबन 11 रुपये के रिलीफ का ऐलान किया है, इसलिए कि वो पहले ही कम टैक्स देते हैं। ये तमाम फैसले बताते हैं कि हुकूमत आसान रास्ता इख्तियार करके सिर्फ वक़्त गुजारना चाहती है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ है। पैलेस्टाइन्स प्लाइट, फ़लस्तीन की बुरी हालत। प्लाइट का मतलब होता है बुरी हालत। एज पिलग्रिम्स रैप अप द हज रिचुअल्स, जब हज की रसूमात मुकम्मल करते हैं, एंड अदर मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, और दूसरे मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। द कंटिन्यूइंग मास्कर इन गज़ा डिमांड्स दैट बिलीवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, गज़ा में मुसलसल कत्ल गारत मुतालबा करती है कि मोमिनीन अक्रॉस द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया से जो मोमिनीन है, इनफैक्ट असल में all people of conscience, तमाम बाज़मीर लोग, remember the brutalized inhabitants of Palestine in these times of festivity, कि वो याद रखें कि फ़लस्तीन के बशिंदों पर जुल्म किया जाना इन त्यौहार के दिनों में। While the faithful across the world are celebrating with their families, जबकि ईमान वाले यानी मोमिनीन या मुसलमान पूरी दुनिया में अपने ख़ानदानों के साथ जश्न मना रहे हैं। Thousands of Palestinian children have either been orphaned, हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे या तो यतीम कर दिए गए, or themselves been killed by the Israeli aggressors, या फिर इसराइली ज़ालिमों की तरफ से उन्हें कत्ल कर दिया गया। For Gaza's orphans, गज़ा के यतीमों के लिए, this would have been a depressing Eid like no other, ये ईद जितनी सोगवार, जितनी अफसोसनाक उनके लिए है, किसी के लिए नहीं हो सकती। ऑन सैटरडे, हफ्ता को, एट द क्लाइमैक्स ऑफ हज, हज के क्लाइमैक्स पर, यानी जब हज अपने अरूज पर था, द सऊदी क्लर्क डिलीवरिंग द खुतबा इन अराफात, कि जब सऊदीया का आलम दीन, क्लर्क का मतलब होता है आलम दीन, खुतबा दे रहा था अराफात में, डिड मैनेज टू मेक अ मेंशन ऑफ पैलेस्टाइन, तो उसने जो है फ़लस्तीन का हवाले दिया, asking Muslims to pray for our brothers and sisters in Palestine, और मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन में हमारे जो बहन भाई हैं उनके लिए दुआ करें। Who have been afflicted with harm, जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। For the faithful, मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए, prayers are of course essential, यकीनन दुआएं उनके लिए लाजिम हैं।
Yet the Muslim world has done little else to help end the atrocious Israeli campaign of death in Gaza. इसके बावजूद कि मुस्लिम दुनिया ने बहुत कम किया है, बहुत कम मदद की है गज़ा के अंदर खौफनाक इसराइली मौत की जो मुहिम है उसको ख़त्म करने के लिए। आर्ट्रोशियस का मतलब होता है टेरिबल, खौफनाक, कैंपेन, मुहिम। द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट विदाउट एजेंसी, मुस्लिम दुनिया भी एजेंसी के बगैर नहीं है। अ नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज हैव फैबुलस वेल्थ, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के पास बड़ी शानदार दौलत है। थैंक्स टू देयर हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स, और पूरी दुनिया उनके हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स मतलब गैस, तेल वगैरह की शुक्रगुजार है। वाइल अदर्स हैव स्टैंडिंग आर्मीज रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, और जबकि दूसरे पूरी दुनिया में आर्मी की वजह से इज़्ज़त से देखे जाते हैं, ये इज़्ज़त उनकी होती है। येट नन ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्लाउट हैज़ बीन यूज्ड, इसके बावजूद इकोनॉमिक, इक्तसादी और जियोपॉलिटिकल जो असर और रसूख था, क्लाउड का मतलब असर और रसूख, इस्तेमाल नहीं किया गया टू एंड द 8 month ओल्ड स्लॉटर इन गज़ा, कि गज़ा के अंदर जो 8 माह से कत्ल किए जा रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए। द OIS हैज़ इशूड स्टेटमेंट्स लैडन विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स, OIS ने भी बयानात दिए हैं जो मजबूत एडजेक्टिव से, सिफात के साथ लदे होते थे। एज हैज़ द अरब लीग, जैसा कि अरब लीग करती है। बट द अदर दैन दैट, लेकिन इसके अलावा द मुस्लिम वर्ल्ड्स रिस्पांस टू द पैलेस्टाइन क्राइसिस, मुस्लिम दुनिया का जो रद्द अमल था फ़लस्तीनी बहरान के लिए, हैज़ बीन मार्क्ड बाय फीबलनेस, उसे कमज़ोर से निशानदेही की जाएगी। द मैसेज इन वेरियस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स, मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासतों में अवाम एज वेल एज पॉपुलेशन इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, और गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो आबादियाँ हैं या अवाम है, मे हैव बाइकॉटेड ब्रांड्स, उन्होंने ब्रांड्स का बाइकाट किया है। परसीव टू बी सिंपैथेटिक टू इजराइल, जिनका तल्लुक इसराइल के साथ समझा जाता था। बट लिटिल एल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस हैज़ बीन डन इन द लैंड्स ऑफ इस्लाम, लेकिन थोड़े बहुत जो इसका नतीजतन थोड़ा बहुत जो है ना इस्लाम की दुनिया में किया गया है। ईरान एंड इट्स एलाइड आर्म्ड ग्रुप्स, ईरान और उसके इत्तेहादी जो मुसल्लह ग्रुप हैं, गिरोह हैं, हैव टारगेटेड इसराइल, उन्होंने इसराइल को निशाना बनाया। बट दीज एक्शंस हैव हैड लिमिटेड, लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये महदूद हैं। इफेक्ट इन एंडिंग द गज़ा मास्कियर, गज़ा के अंदर जो कत्लो गारत है उसको ख़त्म करने के लिए इसका असर जो है ना वो महदूद है। Skirmishes between Israel and Hezbollah threaten to expand into a full-blown war. Skirmishes का मतलब होता है यानी फौजी जो मुख्तसर फाइट लड़ते हैं, जंग करते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो फौजियों की जंग है वो ख़तरा है पूरी जंग फैलने का। When the history of this horrific conflict is written, जब इस खौफनाक जंग की तारीख लिखी जाएगी, it is the role of countries such as South Africa, Brazil and Colombia that will be remembered with respect. तो इन ममालिक का किरदार, जैसा कि अफ्रीका, ब्राज़ील और कोलंबिया हैं, एहतराम से याद रखा जाएगा। These states, ये रियासतें, in the spirit of humanity, इंसानियत के जज्बे से confronted Israel, इसराइल का सामना किया, and expressed exemplary solidarity with the Palestine, और फ़लस्तीन के साथ मिसाली यकजहती का इजहार किया। तल अवीव इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ सीज़ फायर, तल अवीव जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखता। नार विल ल्यूक वार्म रेजोल्यूशन मेक इट स्टॉप इट्स ब्लड सॉक्ड कैंपेन, ना ही ये कमज़ोर करारदादें उसके खून में लथपथ जो मुहिम है उसको रोक सकती हैं। ये ल्यूक वार्म का मतलब होता है कमज़ोर। कंक्रीट स्टेप्स आर नीडेड, पुख्ता अक़दाम की ज़रूरत है। सच एज एन आर्म्स एम्बार्गो एंड ट्रेड ब्लॉक, जैसा कि आर्म्स बार्गो, असलह का बाइकाट या पाबंदी। एम्बार्गो का मतलब होता है कि किसी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाना असलह की खरीदो फरोख्त की। ट्रेड ब्लॉकेट का मतलब है तिजारती तौर पर उससे बाइकाट कर देना। अलॉन्ग विद प्रेइंग फॉर पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के लिए दुआ करने के साथ साथ मुस्लिम स्टेट मस्ट टेक मोर वर्ल्डली एक्शन टू रेस्ट्रेन इजराइल, मुस्लिम रियासतों को दुनियावी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए इसराइल को रोकने के लिए।
तीसरा, आज का तीसरा टाइटल, प्रॉफिटिंग ऑफ डिनाइड वीज़ास। इसका मतलब है कि रद्द होने वाले वीज़ों पर भारी मुनाफा कमाया जाता है। ये तो सब जानते हैं कि यूके और शेंगन ममालिक के वीज़ों के लिए अप्लाई करने पर बहुत भारी फीस अदा करना पड़ती है। शेंगन ममालिक वो हैं जो शेंगन एग्रीमेंट में आते हैं। इस मुआहदे के मुताबिक इन ममालिक के दरमियान बॉर्डर होता है, लेकिन सिर्फ बराए नाम। लोग एक दूसरे मुल्क में बिला किसी डॉक्यूमेंट महज आईडी कार्ड पर घूमते फिरते हैं। कहा जाता है कि 2023 में पाकिस्तानियों के यूके और शेंगन में 40% वीज़े जो है ना रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यूके इन रिजेक्टेड वीज़ों से 5.3 मिलियन पाउंड की रकम कमाता है, जबकि शेंगन वीज़ों वाले भी पीछे नहीं रहते, वो भी 3.344 मिलियन यानी पाउंड की रकम कमाते हैं। इन तफसीलात के बाद ऑडिटर मुतालबा करता है कि यूके और शेंगन वालों लोगों पर रहम करें और इस अमल को पैसे कमाने का ज़रिया ना बनाएं, और उनकी हुकूमतों से मुतालबा करता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें और गरीब लोगों के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए। आज हम एक ओपिनियन का खुलासा करते हैं, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे ओपिनियन कवर किया करेंगे। आज का ओपिनियन है ये मलिहा लोधी की तरफ से, लीडरशिप क्राइसिस अपॉर्चुनिटी, क़यादत बहरान मौका। वो कहती, मलिहा लोधी एक इंतहाई तजर्बाकार और सीनियर लिखारी है। वो अमेरिका, यूके और यूएन में पाकिस्तानी सफ़ीर की खिदमत सर अंजाम दे चुकी है। इस तहरीर में पाकिस्तान के चैलेंजेस की बात हो रही है जो उसे दरपेश हैं। ये चैलेंजेस उस वक़्त दरपेश हैं जब पाकिस्तान का माहौल तकसीम का शिकार है, मईशत कमज़ोर तरीन है और इदारे तखरीब का शिकार हैं। माजी में कई बार बड़े बड़े चैलेंजेस आए और पाकिस्तान उनसे निकल आया, लेकिन ये वाले गंभीर गंभीर हैं। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इनसे निमटना होगा। आज ये कसीर बहरान इस वजह से है कि चैलेंज और ज़िम्मेदारी में, हुक्मरानी और गवर्नेंस में, इक़्तिदार और मकसद में गैप है, शगाफ है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए एक मिसाली क़यादत चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आती। मुसन्फ़ा मिसाली लीडर की मिसाल में क़याद-ए-आज़म को पेश करती है और फिर एक मिसाली लीडर के मुख्तलिफ़ औसाफ़ बयान करती है। फिर अपने दलाइल को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक की मिसालें देती है, जैसे लैटिन अमेरिका है जो अपनी आला क़यादत की बदौलत बहरानों से निकल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो चुका है। आखिर में हेनरी किसिंगर की किताब का हवाला है और उसका मक़ूला नकल किया गया है। क़यादत के बग़ैर इदारों में शगाफ हो जाते हैं और कौमी अदालत बेमहल हो जाती है और आखिरकार तबाही होती है। एक सवाल के साथ इस तहरीर को ख़त्म किया जाता है, क्या कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में है जो तारीख़ साज हो और पाकिस्तान को कसीर बहरानों में से निकाल दे।